चलता हुआ युग तैरती हुई लपटों में राख का वर्तमान है। आग लगेगी तो कोई घर बचेगा नहीं, पर आग नहीं लगेगी तो कैसे जलेगा चूल्हा। आग नहीं लगेगी तो कैसे जलेगा चूल्हा। आवाज़ कैसे उठेगी, मशाल कैसे जलेगी। आग से बनी है धरती, आग से बनी है रोटी। कौन जाने इस आग से 7 दिन बन जाए, सबका दिन अपना अपना दिन हो जाए। चूल्हे ने उगली है रोटी, रोटी ने उगली आवाज़, आवाज़ उगलती है आग। चूल्हे ने उगली है रोटी, रोटी ने उगली आवाज़, आवाज़ उगलती है आग। और चूल्हा ठप है। और चूल्हा ठप है तो जिस घर में चूल्हा नहीं जलता उसके यहाँ मशाल जलती है। जिस घर में चूल्हा नहीं जलता उसके यहाँ मशाल जलती है। आवाज़ बिना राख की आग है। कवि लेखक रंगकर में श्री अतुल शर्मा का साहित्यिक सफर सन 1971 से शुरू हुआ। ये एक कविता थी, फिर सिलसिला शुरू हुआ और फिलहाल 2024 तक लगातार जारी है। इतनी लंबी यात्रा में जनगीत, कविता, उपन्यास, कहानियां, संस्मरण, लेख, समाचार पत्र में कॉलम लेखन, रेडियो नाटक और आत्मकथा संपादन को लेकर अतुलदा की 35 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इतने विनम्र और गंभीर कवि डॉक्टर अतुल शर्मा को लोगों के बीच रहना पसंद है। काले रंग में पीला रंग है मुँह, हंसी पड़ी है। काले रंग में पीला रंग है मुँह, लाल रंग में खून मिला है, कहाँ हो गई चूक। भरी बाल्टी पिचकारी से धीरे से भूली, सबके सब। चलता हुआ युग तैरती हुई रफ्तों में राख का वर्तमान है। आग लगेगी तो कोई घर बचेगा नहीं, आग लगेगी तो कोई घर बचेगा नहीं, पर आग नहीं लगेगी तो कैसे जलेगा चूल्हा। आवाज कैसे उठेगी, मशाल कैसे जलेगी। कैसे जलेगा चूल्हा, आवाज कैसे उठेगी, मशाल कैसे जलेगी। चूल्हे ने उगली है रोटी, रोटी ने उगली आवाज, आवाज उगलती है आग। और चूल्हा ठप है। और चूल्हा ठप है, जिस घर में चूल्हा नहीं जलता उसके यहाँ मशाल जलती है। आवाज़ बिना राख की आग है, बिना राख की आग। वे नदी, पहाड़, चिड़ियों, आकाश, गांव, शहरों, देश, दुनिया आदि से बेहद जुड़े हुए हैं। बहती हुई नदी को देखकर कैसा लगता है? प्रवाह में जो चीज़ होती है वो सब सुंदर ही लगती है। जीवन है प्रवाह, मतलब जीवन, चाहे वो गंगा का हो चाहे किसी भी नदी का हो। और छोटी छोटी नदियाँ जो गंगा को एक विस्तार देती हैं, उन सबका प्रवाह, उन सबका जीवन बनाए रखने के लिए और बचाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। उसमें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और नदी बचाओ अभियान से जुड़े रहे हम लोग। और निश्चित रूप से वो नदी बचाओ अभियान कौसानी से मोरी तक हम लोगों ने अभियान जारी रखा। मातली से वो शुरू हुआ और मुख्य बात यह है कि गंगा की अविरलता और पावनता ये बनी रहे, इसके लिए प्रयास किए। लेकिन छोटी छोटी नदियाँ जो गंगा को गंगा बना देती हैं, उन नदियों का क्या हो रहा है, कैसे संरक्षण हो रहा है, किन गाँवों के बीच से वो निकल रही हैं, किन घाटियों के बीच से निकल रही हैं, उनका संरक्षण बहुत ज़रूरी था। उसी समय गीत, कुछ नाटक, कहानियाँ वही जो गांव वालों ने ही आगे बढ़ाई और सुनाई होती। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना,
नदी तो बहती रहना ये गीत जो है वो बहुत जगह गया, और चाहे वो राजेंद्र सिंह जी हों, चाहे वो मीरा पाटकर जी हों, इन सब के आंदोलनों में ये गीत चला गया हमारा। लेकिन उसके पीछे धारणा सिर्फ यही थी कि नदी आखिर है क्या। नदी मतलब है नमी, और नदी मतलब है प्रवाह। नदी के ऊपर और नदी के भीतर की जो दुनिया है वो जब समरस हो जाती है तो जीवन समरस हो जाता है, पूरा वातावरण समरस हो जाता है। इस धारणा के साथ इसको साहित्य से जोड़ा गया, उससे जीवन से जोड़ा गया, गांव से, पहाड़ों से जोड़ा गया, मैदानों से जोड़ा गया, दुनिया से जोड़ा गया। ये प्रयास हमने पिछले 10 सालों में लगातार किया। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। तू ही मंदिर, तू ही मस्जिद, तू ही पंच प्रयाग, तू ही सीढ़ीदार खेत है, तू ही रोटियां। अरे तुझे बेचने आए हैं, तुझे बेचने आए हैं ये पूंजी के चोर, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। मैं देख रहा हूँ सर, आप बहुत गहरी सोच में हैं। कुछ सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं? नदी को देख के भी अगर नहीं सोचा तो फिर कब सोचा? आकाश को देखकर नहीं सोचा तो फिर क्या सोचा? ये दोनों ही जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, और वो बहुत बहुत गहरे सोच और बड़े चिंतन का विषय है। आमंत्रित करती है हमें एक चिंतन करने के लिए, क्योंकि बहती हुई नदी और आकाश जो है वो एक तरह से हमारा जीवन ही है। इसके विषय में सोचना बहुत जरूरी है। देर तक अकेले घूमते हुए भी रचनाओं के विषय उन्हें कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। समय के साथ डॉक्टर अतुल शर्मा को लोग जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा के नाम से भी पहचानते हैं, क्योंकि वे किनारे पर नहीं बीच तूफान में खड़े रहकर संघर्ष राह पर चलते रहते हैं। देख जरा तू आने वाले पानी को, जंगल ओ जंगल, जंगल ओ जंगल, कई कथाओं वाले पर्वत पढ़ ले तू, बर्फीले जंगल में आग पहन ले तू, और गीत दे पंखों भरी जवानी को, जंगल ओ जंगल, जंगल ओ जंगल, आ देख जरा तू आने वाले पानी को, ओ जंगल ओ जंगल, नया गीत दे बादल भरी कहानी को, ओ जंगल ओ जंगल, जंगल। सर, आपकी कविताओं में प्रकृति बहुत दिखती है, खास तौर से पहाड़, जंगल आदि, क्या कारण है? सुशील भाई, जब हम किसी भी चीज़ को जीते हैं तो वो हमारे जीवन में भी आता है और वो कविता में भी आता है, क्योंकि कविता और जीवन कुछ अलग नहीं है। क्योंकि हमने पहाड़ को जिया है इसलिए पहाड़ उसमें आता है, हमने नदियों को जिया है तो नदी उसमें आती है। पहाड़ की दुख, तकलीफ़ें, खुशी, वहाँ के आंदोलन, उसको बचाने के तरीके, इनके साथ जीना पड़ता है।
और लिखने में और जीवन में अंतर नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम जुड़े, उस जनजीवन से जुड़े हैं। और ये सारा हिस्सा जो है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पगडंडी हो, ये सारे हमारे जीवन के हिस्से हैं। ये हमें जीवन देती हैं, तो हम इनको कविता देते हैं। कविता का मतलब सिर्फ शब्दों का नहीं होता, वो महसूस करने की बात होती है। वहाँ से कविता शुरू होती है और कविता जो है उनके साथ समरस हो जाती है। जो हम महसूस करते हैं उसे हम लिख देते हैं और वो कविता का रूप ले लेती है। तो इसी के साथ सिर्फ पहाड़, प्रकृति यही नहीं, जनजीवन भी, व्यक्ति भी इसमें आता है। और मेरी कविताओं में ख़ास तौर से आपको जो भी कविता आप पढ़ेंगे उसमें पहाड़ ज़रूर मिलेगा, उसमें नदी ज़रूर मिलेगी। ये प्रतीक इसलिए आए हैं क्योंकि ये प्रतीक बहुत ज़रूरी हैं जीवन के लिए, क्योंकि ये जीवन के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए मुझे लगता है ये कविताओं में भी आए हैं। और ख़ास तौर से क्योंकि मैं देहरादून में ही जन्मा हूँ और पहाड़ से जुड़ा रहा हूँ, इस वजह से भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम इसकी उपयोगिता को बचपन से समझ रहे हैं, हम जी रहे हैं उसे, और उस जिए हुए यथार्थ को कविता में आ जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और जब मैं पहाड़ की कोई आपदा देखता हूँ या पहाड़ का कोई अन्य आंदोलन देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ भी पाता हूँ। मुझे लगता है कि वो जुड़ाव, वो कोई स्वार्थ का जुड़ाव नहीं होता है, वो सिर्फ इतना होता है कि पहाड़ का मतलब या पेड़ का मतलब हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कविता में आता है। जैसे पेड़ का मतलब कहा गया कि वो ट्री माने टिम्बर नहीं, पेड़ माने मिट्टी, पानी और हवा। पहाड़ का मतलब सिर्फ यही पहाड़ जो दिख रहा है वो नहीं, पहाड़ का मतलब इकोलॉजी है, पूरा पूरा पर्यावरण है। आप उसे बचाते हैं तो खुद को बचाते हैं। इसकी कोशिश जो है लगातार कविता करती है। बहुत लोगों की कविताओं ने किया है, लेकिन हमारी कविताओं ने भी पहाड़ को प्रतिबिंबित किया है। और वहीं ज़मीन से उगते हैं उनके जनगीत जो आंदोलनों की आवाज़ बन जाते हैं। आपातकाल के बाद, चिपको आंदोलन से जुड़े रहने के बाद बहुत कुछ सीखा, लेकिन उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वो अपने जनगीतों के साथ उपस्थित रहे। उनका लिखा जनगीत लड़ के लेंगे, फिर के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड जन जन की जुबान पर रहा। और उसके बाद नदी बचाओ आंदोलन में कौसानी से मोरी तक उनके जनगीत आवाज़ बने। पर्वत की चिट्ठी ले जाना तू सागर की ओर, नदी तू बहती रहना, और दूसरा जनगीत है अब नदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है, सारे गांव इकट्ठा हों, जो देश के बहुत सी जगह गाया जाता है। कवि लेखक जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा का साहित्य परिवर्तन की मांग करता है। साहित्य में वे निरंतरता के प्रतीक पुरुष हैं। नाटकों में रंग गीत बहुत पसंद किए गए हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली, देहरादून आदि बहुत जगह प्रचलित हुए हैं। आत्मीय स्वभाव और विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा उनके पास रहती हैं। दुनिया भर के साहित्य से नाता रहा है उनका। संस्कार पिताजी से मिले, जो महान स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रीय धारा के प्रमुख कवि थे, श्री राम शर्मा प्रेम। घर में महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जन कवि त्रिलोचन शास्त्री, बाबा नागार्जुन, सोहनलाल द्विवेदी जैसे महान रचनाकार पारिवारिक सदस्यों की तरह हमेशा आते रहे। अतुलदा की माताजी श्रीमती रमा शर्मा समाज सेविका थीं और बहनें कहानीकार रेखा शर्मा और सशक्त कवित्री रंजना शर्मा उनकी ऊर्जा रही। अध्यापिका व कवित्री रीता शर्मा स्मृति शेष सबकी प्रेरणा रही। मौन को मुखर करने वाले और मौलिक सोच रखने वाले वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में डॉक्टर अतुल शर्मा की पहचान है। उत्तराखंड की भूकंप त्रासदी उत्तरकाशी चमोली हो या हर घटना पर उनकी रचनाएं एक दस्तावेज हैं। डॉक्टर अतुल शर्मा ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MA हिंदी,
स्वर्ण पदक प्राप्त करके उत्तीर्ण किया और श्रीनगर गढ़वाल से शोध कार्य संपन्न किया। बहुत से सम्मानित व पुरस्कार प्राप्त हुए, पर अपने गीतों को लोकगीतों में बदलते देखना सबसे बड़ा पुरस्कार व सम्मान है, जो युग युगों तक कालजयी रहेगा। सर, आपके साहित्य में आंदोलनों का खास प्रभाव रहा, कोई खास कारण? हाँ, बहुत बहुत प्रभाव रहा है, क्योंकि आंदोलन जो है शब्दों में असर पैदा करते हैं, क्योंकि हम जो कहते हैं उस लड़ाई को लड़ भी रहे होते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं कि हमारे जंगल कट रहे हैं, या हम कहते हैं कि नदी पर संकट है, अगर हम ये कहते हैं, या दुनिया एक बारूद के ढेर पर बैठी हुई है, तो उस समय ऐसा लगता है कि हम लोग सिर्फ घरों में नहीं बैठ सकते। उस समय हम उनको बचाने के लिए जो लड़ने वाली जमात है उसके साथ खड़े हो जाते हैं। और गीत, ख़ास तौर से गीत जब लोग गाते हैं तो वो जनगीत हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये सोचा गया कि उत्तराखंड आंदोलन हुआ और उत्तराखंड को सेपरेट स्टेट की मांग के लिए आंदोलन होता रहा, तो उस समय नारे बहुत चल रहे थे। उस समय हम एक रैली में थे, तो वहाँ पर हमने कोशिश करी कि इसकी जगह गीतों को लाया जाए और गीतों के माध्यम से इस मांग को कहा जाए। उस समय हमारे सामने 5 प थे: पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। इन 5 को लेकर हमने गीत लिखा और इस आंदोलन को दिया। और वो गीत छीन के लेंगे उत्तराखंड, लड़ के लेंगे उत्तराखंड, वो जन जन के ज़ुबान पाया। और हम खुद उस आंदोलन का हिस्सा थे। क्योंकि हम आंदोलन का हिस्सा थे, इसीलिए लोगों ने उसे स्वीकार किया, क्योंकि वो सच्चाई थी, सामने देखा हुआ यथार्थ था। वो ड्राइंग रूम में बैठकर आखिरी आदमी की बात नहीं की जा रही थी, वो मोर्चे पर खड़े होकर बात की जा रही थी। तो कविता हमेशा मोर्चे पर रहती है। और ख़ास तौर से हमने जो आंदोलन जो जिए हैं, उसमें हम नदी बचाओ आंदोलन कह सकते हैं, हम उत्तराखंड आंदोलन कह सकते हैं, या बेहतर समाज की रचना के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनकी जमात में खड़े हैं। और कहीं ना कहीं ये गीत, ये जनगीत सारे के सारे, ये कई जगह लीड भी कर रहे हैं, क्योंकि गीत और सांस्कृतिक विधाएं जितनी भी हैं वो जल्दी प्रभाव डालती हैं बनिस्बत और चीज़ों के, वो बहुत दीर्घकालीन रहते हैं। एक मेरा गीत था उत्तरकाशी भूकंप के दौरान, ये 91-90 की बात होगी। वो अगर आप गीत पढ़ते हैं तो वो पूरा का पूरा गीत रिपोर्टाज है, और जगह जगह समय समय पर ये काम होता रहा। मेरा पहला कविता संग्रह आया थकती नहीं कविता। उसमें आप देखेंगे सारी प्रकृति से जुड़ा और व्यक्ति से जुड़ा हुआ और दोनों समरस करता हुआ गीतें और कविताएं और सब कुछ इसमें है। मुझे लगता है कि एक गीत है इसमें, अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, नदी को बहता पानी दो, हर कबीर को वाणी दो, सिसकी वाली रातों को सूरज भरी कहानी दो, अब रोटी पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, आवाज़ों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा, अब नदियों पर संकट है सारे गांव इकट्ठा हों, अब सदियों पर संकट है सारे गांव। संस्कृति विभाग, उत्तराखंड भाषा संस्थान, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि में वे लंबे समय से जुड़े हैं। इन्हें उत्तराखंड भाषा संस्थान का सदस्य बनाया गया व संस्कृति विभाग उत्तराखंड में राज्य गीत निर्माण समिति का भी सदस्य बनाया गया। वाणी विहार जैन प्लॉट अधोईवाले में रहकर साहित्य साधना कर रहे हैं। इससे पहले कई जगह किराए के मकानों में रहे।
जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा का अपना ही मुहावरा है, जीवन का भी और साहित्य का भी। ये पूर्णकालिक लेखक हैं, ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ लेखन है। जो भी उनसे जहां भी मिला वो पारिवारिक सदस्य बन गया। साहित्य और सामाजिक सरोकारों के साथ चल रहे हैं। बाधाएं और कष्ट उन्हें हमेशा रास्ता देते रहते हैं। गली गांव मोहल्ले घूमता है मदारी, अपने उसी सांप को लेकर जिसने निकला था अपना ही बच्चा। जिसने निकला था अपना ही बच्चा। मदारी ने सांप के दांत निकाले थे, स्वभाव नहीं। जेबें भरी थी, घाव नहीं। वो अपना पुराना खेल दिखाकर चला जाएगा। बोलेगा कोई नहीं, रोएगा कोई नहीं। हम सब सोएंगे, हम सब सोएंगे। अपने अंदर एक एक सांप बोएंगे, अपने अंदर एक एक सांप बोएंगे। बिना दांत का पुंकारता सांप हमें चुप रहना सिखाएगा। अब कोई मदारी नहीं, ये सांप ही हमें नचाएगा। अब कोई मदारी नहीं, ये सांप ही हमें नचाएगा। हमारा चुप रहना ही हमें खाएगा। इनका लिखा जनगीत याद आ रहा है। अपनी राह कबीरों वाली, जाए सभी के द्वारे, हम बंजारे, हम बंजारे, हम बंजारे। अपनी ही राह कबीरों वाली, जाए सभी के द्वारे, हम बंजारे, हम बंजारे, हम बंजारे, हम बंजारे। सूखे नौले धारे सारे, बावड़ियाँ उजड़ी हैं। बसे शहर नक्शे से, गायब खाल यहाँ उजड़ी है। उनके सारे महल हो गए, उनके सारे महल हो गए। उजड़े खेत हमारे, हम बंजारे। अपनी राह कबीरों वाली, हर जाए सभी के